हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, उसका पार्ट 7 कर रहे हैं। आज हम डी ट्रिपल एस बी वेलफेयर ऑफिसर 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज रिजॉल्व कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 7 और ये जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी वेलफेयर ऑफिसर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर 6 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो के चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ अ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि इनमें से जो ये जो सोसाइटीज के हमने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी सोसाइटी जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जो भी चीजें प्रोड्यूस करते हैं उसका कमर्शियलाइजेशन करना, यानी उसे बेचना, खरीदना, ऐसा जो कमर्शियलाइजेशन है प्रोडक्शन का, एंड डिसअपीयरेंस ऑफ अ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, और जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है उसका डिसअपीयरेंस हो जाना। ठीक है, यानी कि दो बातें उसने बताई हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका लेन देन शुरू हो जाता है, और जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी किसे कहते हैं? वो इकोनॉमी जिसका बेसिक फोकस किसके ऊपर रहता है कि बेसिक नीड्स को पूरी करे। ठीक है, उसका डिसअपीयरेंस जब हो जाता है तो वो कौन सी सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है? देखो, ट्राइबल सोसाइटी। तो ट्राइबल सोसाइटी में जनरली क्या होता है कि वो लोग खुद अपना ग्रो करते हैं और अपना खाते पीते हैं, वो कहीं बेचने नहीं जाते अपने सामान को। रूरल सोसाइटी में भी यही सीन होता है कि वो इतना ही ग्रो करते हैं जो उनकी खुद की नीड्स के लिए पूरा होता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मेन फीचर ही यही है कि आपको कमर्शियलाइजेशन करना पड़ेगा प्रोडक्शन का। So the correct option is option number C, that is industrial society. Next question is which of the following principle involves the two aspects? Diversion from what and diversion to what? So and the options are principle of diversion, principle of equality, principle of innocence, principle of dignity and what? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो प्रिंसिपल आपको बताए गए हैं इनमें से किस प्रिंसिपल का जो दो एस्पेक्ट है वो ये है कि डाइवर्जन फ्रॉम व्हाट एंड डाइवर्जन टू व्हाट है। तो ये जो आपका डाइवर्जन का प्रिंसिपल है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये जो आपको जितने भी प्रिंसिपल्स दे रखे हैं ये सभी जेजे एक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन 3 के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो कि रिलेटेड है चाइल्ड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन होता क्या है। तो सेक्शन 3 के 15th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन, जो कहता है कि अगर कोई बच्चा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो कोशिश करी जानी चाहिए कि उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व ना करके कोई और तरीका अगर है तो बेसिकली उसे प्रमोट करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है या एज अ सोसाइटी का बेस्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तब फिर उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में रखना चाहिए। अदरवाइज कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई और तरीका यूज करना चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन, कि डाइवर्ट कर दो, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ना लाके उसको डाइवर्ट कर दो। So that is principle of diversion. Next question क्या है? Question number 3, in the group work, if a program has to be of maximum value, अगर ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो ये सोशल वर्क का आपका क्वेश्चन है। तो सवाल है कि अगर आप ग्रुप वर्क में हैं तो अगर कोई एक प्रोग्राम आप लॉन्च कर रहे हैं, कोई एक प्रोग्राम आप ग्रुप वर्क का ले रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू मुझे अगर चाहिए, उस प्रोग्राम से मैक्सिमम आउटकम अगर मुझे चाहिए, तो उसका क्या जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो एंड द ऑप्शंस आर इट शुड बी पर्सन सेंटर्ड, इट शुड मीट स्पेसिफिक नीड्स, इट शुड डेवलप आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ मेंबर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो समझेंगे कि जो ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कि मेंबर्स से के इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, मेंबर्स के नीड से रिलेटेड होना चाहिए। जो उसमें जो मेंबर्स बैठेंगे उनको ध्यान में रख के उस प्रोग्राम को बनाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, all of the above. So next question is question number 4, A.R. Radcliffe Brown belongs to, इनमें से कौन से स्कूल
से ए आर रेडक्लिफ ब्राउन बिलोंग करते हैं। And the options are School of Structural Functionalism, School of Phenomenology, School of Psychoanalysis, or School of Ethnomethodology. And the correct option is School of Structural Functionalism. तो समझते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता क्या है। तो नाम से ही अगर आप समझ पाए कि स्ट्रक्चर्स की वजह से वो फंक्शन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वहां से हम रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या कहता है सोशियोलॉजी में, कि ये ऐसा स्कूल है जहां पर बताते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, रोल्स, नॉर्म्स, ये सब मिलकर ही एक सोसाइटी को बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं रोल में होती है, या फिर इनमें से किसी चीज को अगर हम हटा देते हैं, तो सो सोसाइटी एज अ होल फंक्शनल नहीं करेगी, फंक्शनल नहीं होगी। तो ये सभी चीजें मिलकर जो है सोसाइटी बनाती हैं। तो दैट इज आपका स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। Next question is question number 5. The most important scheme initiated as a part of 11th 5-year plan for the implementation of the JJ Act 2015, कि जो 5 ईयर प्लान बनाया था, 11th 5-year प्लान जो है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है जहाँ पे जेजे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई है, तो वो कौन सा स्कीम है? एंड द ऑप्शंस आर इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, क्रिमिनल जस्टिस स्कीम, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। बच्चों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके के वायलेंस से, किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से, अब्यूज से, या नेग्लेक्ट से। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है वो एक अम्ब्रेला स्कीम है, जो कि क्या करता है, अलग अलग स्कीम्स को मर्ज करता है। कौन सी स्कीम? जो कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जो अलग अलग स्कीम्स बनाए गए उनको मर्ज करके एक ही स्कीम के अंदर लेकर आता है। अब इसके अंदर क्या क्या स्कीम्स है? इंटीग्रेटेड स्कीम है बच्चों के, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके लिए, जुवेनाइल जस्टिस के लिए प्रोग्राम है, होम्स के असिस्टेंस फॉर होम्स के लिए स्कीम है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट बिगिंस विद अ फर्दर इलेबोरेशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय द क्लाइंट, गिविंग द वर्कर अ बेटर पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये इनमें से कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जब एक क्लाइंट जो है वो वर्कर को अपनी प्रॉब्लम्स को फर्दर इलेबोरेट करता है, ताकि वर्कर समझ पाए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है क्लाइंट को। And the options are study, assessment, recording, या intake. And the correct option is option number B, that is assessment. Assessment का क्या मतलब होता है? हम thoroughly किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैटर, कि आखिर जो क्लाइंट है उसको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज से उसको इशू है। तो असेसमेंट बिगिंस विद द फर्दर इलेबोरेशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय द क्लाइंट, गिविंग द वर्कर अ बेटर पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर कोई पर्सन रूरल अर्बन माइग्रेशन कर रहा है, और उसमें जो माइग्रेंट है वो माइग्रेट करता है किसी अर्बन एरिया में, या फिर किसी और एरिया में माइग्रेट करता है, लेकिन वापस अपने रूरल बेस में आ जाता है, यानी कुछ टाइम के लिए वो जाएगा अर्बन एरियाज में, वहां पर काम करेगा, जो भी उसका ड्यूरेशन रहेगा, कुछ महीने काम करेगा और वापस अपने रूरल बेस में आ जाएगा। तो इस तरीके के माइग्रेशन को क्या कहा जाता है? Options are translocatory migration, circulatory migration, immigration, या step migration. So the correct answer is circulatory migration. That is option number B. समझते हैं सर्कुलेटरी माइग्रेशन क्या है, ट्रांसलोकेटरी माइग्रेशन क्या है, और ये जो इमिग्रेशन और स्टेप माइग्रेशन क्या है। तो सर्कुलेटरी माइग्रेशन में क्या होता है, जहां पर माइग्रेंट जो है कहीं भी जाएं, कहीं भी माइग्रेट करें, लेकिन वापस अपने रूरल बेस में वो आएंगे। जैसे समझते हैं कि कोई पर्सन है वो बिहार के किसी गांव से आकर दिल्ली में आता है, ठीक है, और उसका जो भी काम है वो सर्दियों के टाइम पर चलता है और गर्मियों में उसका काम नहीं चलता है। तो वो क्या करेगा, बिहार से सर्दियों के टाइम में माइग्रेट करेगा दिल्ली में, और वहां पर वो काम करके, और जब वैसे गर्मियों का सीजन वापस से आ जाएगा तो वापस वो अपने बिहार में आ जाएगा। तो दैट इज सर्कुलेटरी माइग्रेशन। ट्रांसलोकेटरी माइग्रेशन क्या होता है, जहां पर एक पर्सन जो है कंप्लीटली परमानेंटली सेटल डाउन हो जाता है अर्बन एरिया में, ठीक है, अब वो वापस अपने रूरल बेस में नहीं जाएगा। दैट इज ट्रांसलोकेटरी माइग्रेशन। इसके अलावा दो टर्म्स और हैं, दैट इज इमिग्रेशन एंड स्टेप माइग्रेशन। तो समझते हैं इमिग्रेशन क्या होता है। इमिग्रेशन तो बहुत बेसिक टर्म है। तो इमिग्रेशन में क्या होता है, जब आप परमानेंटली अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं और सेटल हो जाते हैं,
तो आपने पूरा अपना कंट्री ही छोड़ दिया, दैट इज इमिग्रेशन। और स्टेप माइग्रेशन में क्या होता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेप माइग्रेशन का 1885 में अर्न्स्ट जॉर्ज रेवेनस्टीन ने दिया था। उसने उन्होंने क्या बताया कि जब कोई एक रूरल इनहेबिटेंट स्टेप बाय स्टेप मतलब अर्बन एरियाज में क्लोजर क्लोजर मूव होता जाता है। मतलब पहले एक स्टेप में वो ऐसे किसी अर्बन एरिया में गया जो उसके रूरल एरिया से थोड़ा सा अर्बन एरिया है, उसके बाद फिर फर्दर वो मूव ऑन किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा मूव ऑन किया, मतलब धीरे धीरे वो अर्बन एरियाज की तरफ स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा है। सो दैट इज स्टेप माइग्रेशन। Next question is question number 8. One of the most important roles of the district administration based on the orders of the CWC is with respect to कि district administration का क्या रोल है, restoration, rehabilitation या फिर restoration rehabilitation दोनों या फिर none of the above, and the correct option is option number C, both A and B, यानी कि restoration and rehabilitation दोनों ही district administration के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच अप्रोच टू लर्निंग थ्योरी बिहेवियर बिकम्स एसोसिएटेड विद अ स्टिमुलस, कि इनमें से कौन सी लर्निंग थ्योरी का कौन सा अप्रोच है जहां पे बिहेवियर को स्टिमुलस से हमने जोड़ दिया। अब पहले समझते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है। कोई भी चीज या कोई भी इवेंट जो कि किसी पर्सन के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी टिश्यू के अंदर जो क्या है एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, दैट इज आपका स्टिमुलस। तो ऑप्शन क्या है कि क्लासिकल अप्रोच, सोशल अप्रोच, ऑपरेंट अप्रोच या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लासिकल अप्रोच। जो क्लासिकल अप्रोच है वो किसने दिया था, आपका पेवलोव ने दिया था। तो इसे हम पेवलोवियन या रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर ये बहुत फेमस आपका लर्निंग थ्योरी में था, जिसमें पेवलोव जो एक डॉग को फूड फीड कराता है, लेकिन उससे पहले क्या करता है, हर बार खाना लाने से पहले वो एक बेल रिंग करता है और उसके बाद वो खाना देता है डॉग को। तो यहाँ पर दो स्टिमुलस है, एक तो वो बेल है और दूसरा वो फूड है। और फूड को देखने के बाद जो डॉग है उसका लार टपकती है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम होने के बाद ये देखा गया कि डॉग ने ये समझ लिया कि जब भी बेल बजेगी इसका मतलब खाना आएगा। तो इवन तो अब सिर्फ क्या है, बेल बजने पर ही डॉग के मुंह से लार टपकने लग जाती है। उसने क्या लर्न कर लिया कि बेल बजी है मतलब खाना आएगा। तो वो जो रिएक्शन वो खाने को देखकर देता था, अब वो बेल को देखकर ही देने लग गया। तो यहाँ पे क्या हमने स्टिमुलस के साथ इसको जोड़ दिया है। तो दैट इज आपका क्लासिकल अप्रोच। इसके अलावा एक ऑपरेंट अप्रोच होता है जहां पर हम बेसिकली बात करते हैं रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की, कि जहां पर एक इंडिविजुअल को अगर हम रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उसको हम वो सिखा रहे हैं कि अगर आपने इस तरीके का बिहेवियर किया तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। दैट रिवॉर्ड कैन बी इन एनी फॉर्म। आप उसको शाबाशी दे सकते हैं, आपको कोई उसको गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनको ट्रॉफी दे सकते हैं, आप उनको चॉकलेट्स दे सकते हैं, तो वो काइंड ऑफ रिवॉर्ड हो गया। और ऐसा बिहेवियर जो हम चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल ना करे, उसके लिए हम उसको पनिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट किया तो पेरेंट्स उसको चॉकलेट देते हैं कि बेटा आपने होमवर्क किया, इसलिए आपको ये रिवॉर्ड दिया एज ये जो चॉकलेट है वो एज अ रिवॉर्ड है आपके लिए। इसका मतलब बच्चों को क्या समझ में आया कि होमवर्क करना एक अच्छा काम है और इसकी वजह से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, जब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो पेरेंट्स ने उसको पनिश किया, पेरेंट्स ने उसको बोला कि आज आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब बच्चों को क्या समझ में आया कि होमवर्क करना एक अच्छा काम है और होमवर्क नहीं करने से पेरेंट्स को पसंद नहीं है। तो एक लर्निंग बिहेवियर है जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट को रिलेट किया गया है, तो वो क्या हो जाता है, आपका ओपरेंट अप्रोच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ पर्संस लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप समझ में आ रहा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका क्या पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिपेंडेंसी रेशियो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स देती रहती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।